बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ ट्रुथ यानी आधा सच के साथ मैं हूं शाहिद रैन। नाजरीन, आज की सबसे बड़ी जो खबर है वो आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से समरी मूव होने की है, और ये वो खबर है जिसके हवाले से पिछले 24 से 48 घंटों से कयास आराइयाँ जारी थी। कभी समरी जारी होने की बात होती थी, कभी समरी पहुंचने की, और फिर कभी उसकी तरदीद। आज भी जब एक बार फिर सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने समरी जारी होने और समरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या वज़ीर आज़म हाउस मौसूल होने की खबर दी, तो उसके बाद वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इसकी तरदीदें जारी की। लेकिन अब से कुछ देर बाद DGISPR की जानिब से एक ट्वीट किया गया, और इस ट्वीट में वाज़ेह तौर पर बताया गया कि GHQ की जानिब से वजारत दिफा को नए आर्मी चीफ की तकर्री के लिए 6 सीनियर जो लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं उनके नामों की समरी अरसाल कर दी गई है। मेरा ख्याल है अब इसके बाद ये बहस ख़त्म हो चुकी है कि समरी अरसाल हुई या नहीं हुई, समरी पहुंची या नहीं पहुंची, ये बहस अब ख़त्म हो चुकी है। आइंदा 24 से 48 घंटों में मुमकिन तौर पर यह बताया जा रहा है कि समरी पर जो भी फैसला वज़ीर आज़म ने आइन और कानून के मुताबिक करना है वो उस फैसले को करेंगे, और उस फैसले के बाद उन्होंने तुर्की के दौरे पर जाना है। लेकिन ज़राए ये बता रहे हैं कि इस बार माजी से कुछ इस तरह से मुख्तलिफ होगा कि वज़ीर आज़म न सिर्फ इस फैसले की मुमकिन तौर पर फैसला करेंगे, मंजूरी देंगे, बल्कि इसकी तौसीक काबीना से भी ले सकते हैं। और ये वो इसलिए करेंगे कि मुमकिन तौर पर उन्हें ये ख़दशा हुकूमती जमातों को है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, जो कि 26 नवंबर को एक लॉन्ग मार्च लेकर पिंडी पहुंच रहे हैं, और वहां बैठकर उन्होंने कोई धरने का इशारा दिया है, लेकिन उन्होंने जो सरप्राइज़ की बात की है उसके मुतालिक आपको आगे चल के आगाह करेंगे। तो ऐसे किसी भी मुमकिन ख़दशा जो हुकूमत को है उसे रोकने के लिए हुकूमत ये तैयारी कर रही है कि इस फैसले की काबीना से भी तौसीक ली जाए, ताकि अगर कल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या कोई भी शख्स इस मामले को अदालत ले जाता है तो ये सिर्फ एक वज़ीर आज़म का फ़ैसला ना हो, बल्कि काबीना की इसमें तौसीक शामिल हो। और सुप्रीम कोर्ट कुछ फ़ैसलों में यह हवाला दे चुकी है कि अहम फ़ैसलों में काबीना की तौसीक लाजमी होती है। गो कि आइन और कानून के मुताबिक ये वज़ीर आज़म का इस्तेहकाक है कि वो जिसे भी चाहें आर्मी चीफ लगाएं। 6 सीनियर अफसरान की समरी वज़ीर आज़म हाउस को मौसूल हो चुकी है, और उसमें सीनियरिटी में आसिम मुनीर, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर पहले नंबर पर हैं, दूसरे नंबर पर साहिर शमशाद मिर्ज़ा हैं, तीसरे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास हैं, चौथे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल नौमान महमूद हैं, और पाँचवें नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद हैं, और छठे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर का नाम बताया जा रहा है। इन 6 अफसरान की बताया जा रहा है, ये अंसार अब्बासी साहब ने नाम रिवील किए थे। GHQ की जो खबर है ISPR की, उसमें सिर्फ 6 लेफ्टिनेंट जनरल्स का तस्करा है, लेकिन नाम मेंशन नहीं है। लेकिन अंसार अब्बासी साहब ने जो तरतीब बताई है वो ये है। अब इस तकरूरी के मामले पर हर शख्स इतनी कयास आराइयाँ कर चुका है कि हम उसमें जाए बगैर कि कौन मुमकिन तौर पर नया आर्मी चीफ होगा और कौन नया जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ होगा। इस मामले को हम वज़ीर आज़म के फ़ैसले तक अगर छोड़ते हैं, इस मामले से हट कर ये देखते हैं कि इस मामले में क्या क्या फार्मूले ज़ेर गौर हैं। बज़ाहिर तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से ऐसे इशारे दिए जा रहे हैं कि उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का तकर्रुर करना है, और आसिफ अली जरदारी भी एक नाम के लिए ख्वाहिशमंद है। बताया ये जाता है कि लेफ्टिनेंट जनरल आमिर के लिए आसिफ अली जरदारी साहब ख्वाहिशमंद है, और ये भी एक तासुर कायम किया गया कि आर्मी की जानिब से भी 2 या 3 नाम आर्मी चीफ के लिए सजेस्ट किए गए, और माजी में भी ये किए जाते रहे प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन ये सवाबदीद होता है प्राइम मिनिस्टर का। अब इन 6 में से कोई भी एक लेफ्टिनेंट जनरल मुस्तकबिल में आर्मी चीफ होगा, और दूसरा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होगा, और ये 6 जनरल इक्वली जिसे कहते हैं कॉम्पिटेंट करार दिए गए हैं इस ओहदों के लिए, और उनके इदारे की जानिब से उनके नाम उनकी सीनियरिटी के हिसाब से भिजवा दिए गए। अब ये वज़ीर आज़म का इस्तेहकाक है, वो उसकी तकर्री कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, ये इस्तेहकाक वज़ीर आज़म के पास है। इस वक्त जो भी सूरत हाल इस सारे मामले से जुड़ी हुई है, या आगे और पीछे पिछले दिनों में जो सियासी और जो हमारी अस्करी क़यादत का एक ताल्लुक है, उसके बारे में ये ख़याल या ये बात बिल्कुल दुरुस्त सी लगती है कि मैं कंबल को छोड़ता हूँ लेकिन कंबल मुझे नहीं छोड़ता। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? देखें, आज से कुछ अर्सा कबल नाज़रीन आपको ये पता है कि पाकिस्तान के जो अस्करी इदारे हैं उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये लाइन दी थी कि वो सियासी माहौल से दूर रहना चाहते हैं, वो एपॉलिटिकल किरदार अदा करना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं, चाहे उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, जमीयत उलमा इस्लाम हो, नाम लेते जाएं, इन तमाम जमातों का अलमिया ये है कि ये नहीं चाहती
کہ اسٹیبلشمنٹ اپنا غیر سیاسی رول ادا کرے. ان تمام جماعتوں کو، چاہے وہ چھوٹی قوم پرست جماعتیں ہوں یا بڑی وفاق پرست جماعتیں ہوں، اسٹیبلشمنٹ صرف اس لیے ضرورت ہے کہ وہ ان کی سائیڈ لے، ان کی کسی مخالف سیاسی جماعت کی سائیڈ نہ لے. اگر پچھلے 6 مہینوں میں ہم پاکستان تحریک انصاف کے رویوں کو دیکھتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف نے یہ ثابت کیا کہ ماضی میں وہ یہ جو تاثر دیتی تھی کہ وہ دیگر جماعتوں سے مختلف ہے، تو وہ مختلف نہیں ہے. اور جن دنوں میں پاکستان تحریک انصاف نے اپنی ناراضگی دکھائی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور ان کے فیصلوں کے خلاف، تو ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون بڑی اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے نا حامی جماعت ہے اور وہ اس کے خلاف ایک لفظ نہیں بول سکتی. لیکن سمری کے معاملے پر گزشتہ 24 گھنٹوں میں اگر نون لیگ کے رہنماؤں کے ہم بیانات دیکھیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں بھی کتنی محبت اسٹیبلشمنٹ سے ہے یا وہ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ سیاسی جماعتیں اس کمبل کی طرح ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کو چپکی ہوئی ہیں اور وہ ان سے اپنی مدد چاہتے ہیں اپنی مخالف جماعتوں کے خلاف. تو یہاں یہ وہ مثال آتی ہے کہ ہم کمبل کو چھوڑتے ہیں لیکن کمبل ہمیں نہیں چھوڑتا. تو اس وقت صورتحال کچھ ایسی ہی ہے. اگر آج ہم بات کرتے ہیں اس ساری صورتحال میں، اس وقت جو بھی صورتحال پیدا ہوئی ہے یا گزشتہ 6-8 مہینوں میں جو ایک ماحول پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ خاص کر سابق وزیر اعظم عمران خان نے بنایا، آگے وہ کیا سرپرائز 26 نومبر کو ممکنہ طور پر دے سکتے ہیں یہ ہم آپ کو آگے چل کے بتائیں گے. بات کرتے ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ کا جو 6 سالہ ٹینیور ہے بطور چیف آف آرمی اسٹاف. اگر میں غلط نہیں ہوں تو پاکستان میں جو ماضی میں مارشاء اللہ لگتے رہے اس سے ہٹ کر جمہوری ادوار میں جن آرمی چیفز کو ایکسٹینشن دی گئی ان میں جنرل اشفاق پرویز کیانی اور جنرل قمر جاوید باجوہ وہ دوسرے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں جنہوں نے 2 ٹینیورز گزارے. لیکن چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ جو اس وقت موجود ہیں ان پر بہت سے الزامات خاص کر پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے دوران ان کی جو اپوزیشن تھی جو مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پر ان کی ذات پر وہ الزامات لگائے جس کی کوئی حد نہیں ہے. میاں نواز شریف صاحب آج سے کچھ عرصہ پہلے یہی کر رہے تھے جو ان دنوں میں پچھلے عرصے میں سابق وزیر اعظم عمران خان کرتے رہے. تو رویے کسی کے بھی مختلف نہیں رہے ٹورڈز جنرل قمر جاوید باجوہ یا ان کا جو ادارہ ہے اس سے کبھی بھی مختلف ہمیں نظر نہیں آئے رویے سیاسی جماعتوں کے. لیکن جنرل قمر جاوید باجوہ پر آج جو لوگ تنقید کر رہے ہیں، جنہوں نے ماضی میں تنقید کی یا جو حال میں کر رہے ہیں، ان میں سے کوئی بھی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہی جنرل قمر جاوید باجوہ تھے جب ان کی حکومتیں مشکل میں آتی تھیں تو وہ نہ صرف برادر اسلامی ملکوں سے بلکہ چائنا اور دیگر ممالک کے پاس جا کر پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں اس کے لیے بیل آؤٹ پیکج مانگنے میں مدد کر رہے ہوتے تھے. یہی جنرل قمر جاوید باجوہ اور ان کی ٹیم تھی جنہوں نے جنرل نعمان کو یہ ذمہ داری دی. نعمان جو اس وقت جنرل نعمان جو ڈی جی ایم او تھے کہ ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے پاکستان کو نکالنے کے لیے جو اقدامات کرنے ہیں اس کے لیے ایک ٹیم ترتیب دی. اس کا کریڈٹ گو کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت لیتی ہے کہ ایف اے ٹی ایف سے نکالنے میں ہمارا کریڈٹ ہے، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ اس کا جو سارا ہوم ورک ہے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی سپرویژن میں کمپلیٹ ہوا. اور ان کی سپرویژن میں اس وقت کے ڈی جی ایم او جو اس وقت لیفٹیننٹ جنرل بن چکے ہیں، اس وقت میجر جنرل تھے جنرل نعمان زکریا، میرا خیال اگر میں غلط نہیں ہوں جنرل نعمان زکریا، انہوں نے یہ ساری جو ہے نا ترتیب طے کی تھی کہ کس طریقے سے پاکستان نے ایف اے ٹی ایف اور نیشنل ایکشن پلان کے جو اہداف ہیں انہیں حاصل کرنا ہے. ریکوڈک کا معاہدہ، اس کے علاوہ بلوچستان میں تربت میں گرلز کیڈٹ کالج کا قیام جو کہ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز شہید کا انیشیٹو تھا جو انہوں نے بحیثیت آئی جی ایف سی تربت میں شروع کیا تھا، جسے مکمل کیا گیا اور اب وہ ایک مکمل آپریشنل کیڈٹ کالج ہے. اور ایون کوئٹہ کا جو گرلز کیڈٹ کالج ہے اس پر بھی کام کا تیزی سے آغاز کر دیا گیا. یہاں تک کہ جب میں آج آپ سے یہ بات کر رہا ہوں تو جنرل قمر جاوید باجوہ نے گزشتہ جو اپنے چند گھنٹے ہیں وہ کوئٹہ شہر میں گزارے ہیں. اور کوئٹہ شہر میں انہوں نے کوئٹہ شہر کے پہلے جو کارڈک انسٹیٹیوٹ ہے جس کی فنڈنگ مڈل ایسٹ کی یو اے کی گورنمنٹ نے کی ہے اس کا افتتاح انہوں نے کیا ہے. اور یہ بلوچستان کی عوام کے لیے پاکستان آرمی کا اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کا ایک بہت بڑا تحفہ ہے. ریکوڈک کا جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا، جیسے عمران خان صاحب جو ہے یا ان کی حکومت ایف اے ٹی ایف کا جو ہے نا سہرا اپنے سر پہ باندھتی تھی لیکن اس کا ڈیو کریڈٹ سیکیورٹی فورسز کو دینے کو تیار نہیں تھی، ایسے ہی ہماری بلوچستان کی جو موجودہ حکومت ہے قدوس پزنجو صاحب کی، وہ ریکوڈک کا کریڈٹ جس طریقے سے لیتے ہیں جیسے ایسا لگتا ہے کہ ریکوڈک کے حوالے سے تمام حکمت عملی انہوں نے طے کی تھی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس معاملے میں بھی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کا ایک امپورٹنٹ رول تھا اور انہوں نے اس سارے معاہدے کو ایک بار پھر ری نیگوشیٹ کرنے میں اور پاکستان کو $11 ارب کے فائن سے
बचाने के लिए अपना किरदार अदा किया। यहाँ तक कि इन दिनों में भी जो सऊदी अरब और चाइना की जानिब से हमें मज़ीद ग्रांट्स देने या जो मज़ीद रिलीफ़ है, इकनॉमिक रिलीफ़ देने की जो बातें की गई हैं, उसमें भी उनका एक किरदार है। लेकिन सियासी जमातें जब क्रेडिट लेने की बात आती है तो सिर्फ़ अपने आप को सामने रखती हैं। उसमें जो मदद होती है पाकिस्तान आर्मी की या उनके इदारों की या उनके सरबराहान की, उसे भूल जाते हैं। रह गई बात उनके इस 6 साला कैरियर की, तो इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, ये जो 3-4 चीज़ें मैंने सिर्फ़ आपको गिनवाई हैं, जो उनकी ज़िम्मेदारी नहीं थी। फेंसिंग करना ये उनकी ज़िम्मेदारी थी, टेररिज़्म से लड़ना ये उनकी ज़िम्मेदारी थी। इनको मैंने मेंशन ही नहीं किया। बलूचिस्तान या केपीके में जो कुछ होता रहा, उस सूरत-ए-हाल से निमटना उनकी ज़िम्मेदारियों में शामिल था। लेकिन मैंने वो काम आपको गिनवाए हैं जो उनकी ज़िम्मेदारियों में शामिल नहीं थे, लेकिन उन्होंने वो भी ज़िम्मेदारियाँ अदा की, और ना सिर्फ खुद की बल्कि अपनी टीम को भी पाबंद किया कि वो इन ज़िम्मेदारियों को अदा करे। तो सियासी जमातें जो भी रवैया रखें, कल आने वाले दिनों में 24 से 48 घंटों में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म या उनकी इत्तेहादी जमातें जिस भी शख्स का मुंतखब 6 अफराद में से जिस भी शख्स के नाम का इंतखाब करेंगी, सियासी जमातों को ये याद रखना चाहिए कि वो मुंतखब होने वाला शख्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रियासत पाकिस्तान और उसके इदारे आर्मी का होगा, और वो किसी सियासी जमात का पाबंद नहीं बल्कि वो अपने उस हल्फ का पाबंद होगा जब वो पीएमए काकूल से पास आउट हो रहा होता है, और वो हल्फ रियासत पाकिस्तान से वफादारी का होता है, किसी सियासी जमात या सियासी लीडर से वफादारी का नहीं होता। ये सियासी जमातें अगर याद रख लें तो उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो किसी भी नाम के इंतखाब में, और ना उस सूरत हाल को उस नहज तक ले जाएं जहां पर कंट्रोवर्सीज क्रिएट हों। रह गई बात आने वाले दिनों में, 24 से 48 घंटों में मुमकिन तौर पर नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का इंतखाब हो जाएगा, और जो 6 नाम ज़ेर गौर हैं उन 6 की कैपेसिटी और कॉम्पिटेंसी एक दूसरे के, अगर कम और ज़्यादा नहीं, एक दूसरे के बराबर तकरीबन है, क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल बनने के लिए एक बड़ी रियाजत से उन्हें गुजरना पड़ता है, और तकरीबन सारे एक जैसे मरहलों से गुजर कर इस मकाम तक पहुँचते हैं। अब रह गई बात साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इस सूरत हाल के बाद क्या करेंगे। बहुत सी कयास आराइयाँ हैं, कोई कह रहा है कि वो धरना देंगे, कोई कह रहा है कि वो जलसा करके वापस चले जाएंगे। लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक जिस सरप्राइज़ पर खान साहब गौर कर रहे हैं जिस सरप्राइज़ पर खान साहब गौर कर रहे हैं, मेरी मालूमात के मुताबिक वो सरप्राइज़ पॉलिटिकल सरप्राइज़ होगा, और वो गवर्नमेंट के लिए कुछ मसाइल पैदा कर सकते हैं। मुमकिन तौर पर उनकी कोशिश होगी कि वो अपने जो भी वो धरना कह लें, जलसा कह लें, उसमें खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमत के मुस्तकबिल के हवाले से अहम ऐलान कर सकते हैं, और मुमकिन तौर पर जिस सरप्राइज़ की वो बात कर रहे हैं, वो सरप्राइज़ इन असम्बलीज़ को डिज़ोल्व करने का होगा, क्योंकि अब खान साहब के पास अपने अर्ली इलेक्शंस का मुतालबा मनवाने का कोई और ऑप्शन बज़ाहिर नहीं रह गया। तो ये दिस इज़ विल बी द लास्ट कार्ड जिसे खान साहब खेल सकते हैं, लेकिन ये अब भी इम्कान है, हतमी फ़ैसला नहीं हुआ। खान साहब इस बात पर गौर कर रहे हैं। इस तैनाती के बाद खान साहब को ये लगा कि ही इज़ द अल्टीमेट लूज़र, तो वो फिर आखिरी कार्ड जो खेलेंगे वो सरप्राइज़ कार्ड खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियों के मुस्तकबिल के हवाले से हो सकता है। लेकिन इसमें भी हुकूमत ने एक तैयारी की हुई है कि अगर ऐसी कोई बात खान साहब करते हैं तो हुकूमत इस मामले पर अदालत से रुजू करेगी, और अदालतें माजी में हमें याद पड़ता है कि बलूचिस्तान की सूबाई असम्बली एक बार, अगर मैं गलत नहीं हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में नवाब अकबर खान बुगटी की हुकूमत का खात्मा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में हुआ था। तो उस हुकूमत को बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने, उस हुकूमत को ना सिर्फ बल्कि उस सूबाई असम्बली को भी बहाल किया था, लेकिन बाद में चूँकि पूरे मुल्क में जब असम्बलियाँ डिज़ोल्व हुई तो उसके साथ बलूचिस्तान असम्बली भी डिज़ोल्व हो गई थी। लेकिन ये माजी में एक प्रैक्टिस मौजूद है, तो हुकूमत ने भी अपनी तैयारी कर रखी है, और इमरान खान साहब भी अपना सरप्राइज़ लेके 26 तारीख को पिंडी पहुँच रहे हैं। उससे कबल मुमकिन तौर पर 24 या 25 तक नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का इंतखाब हो चुका होगा, और जो सूरत हाल इस वक्त जारी है वो किसी हद तक थमती हुई नज़र आएगी। अगले वीलॉग तक मुझे शाहिद रंद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।